हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रिंस फिर से एक बार स्वागत करता हूं आप सबका कंपटीशन गुरु के ऑनलाइन चैनल के ऊपर। आज की इस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करना है एक टॉपिक। उस टॉपिक का नाम क्या है? रिसर्च एप्टीट्यूड। जैसे कि आप लोगों को पता है, पहली वीडियो रिसर्च एप्टीट्यूड की यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल होगी। तो जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है, उस वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि रिसर्च बेसिकली होती क्या है। वहां पर हमने ये समझने की कोशिश करी दैट व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ रिसर्च। रिसर्च का बेसिक मतलब होता क्या है। आज की इस क्लास को वहीं से आगे बढ़ाएंगे और आज की इस क्लास में हम लोगों ने समझना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। हमें समझना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूं तो सबसे पहले तो ये समझना है दैट व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं मैं, तो जैसे कि आप लोग समझते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है किसी भी चीज की विशेषता। तो रिसर्च की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, यानी कि जब भी, तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को पता है कि रिसर्च हमेशा किसके द्वारा की जाएगी। तो रिसर्च हमेशा एक रिसर्चर के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? रिसर्च हमेशा एक रिसर्चर के द्वारा की जाती है। ये हमें पता है सर। रिसर्च इज ऑलवेज डन बाय अ रिसर्चर। तो जब भी रिसर्च रिसर्चर के द्वारा की जाए तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसकी उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं रिसर्च की। तो विशेषताएं हमें पता होनी चाहिए कि वो विशेषताएं क्या होती है, और एनटीए के अंदर कई बार यहां से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स से समझाने से पहले एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम समझेंगे। क्यों समझेंगे? क्योंकि जब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा तो वहां पर बात होगी कॉज और इफेक्ट की। राइट, जब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो वहां पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात की जाएगी। और जब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात की जाएगी तो वो हमें बेहतर तरीके से तभी समझ में आएगी जब हमें एक कॉन्सेप्ट पता होगा, और उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है वेरिएबल्स। क्या बोला जाता है? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसके अंदर? रिसर्च के अंदर। अगर जनरली मैं वेरिएबल्स की बात करता हूं तो चार टाइप के वेरिएबल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। जब मैंने आपको पहली क्लास के अंदर समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि रिसर्च हमेशा स्टार्ट होती है कहां से? एक प्रॉब्लम से। रिसर्च विल ऑलवेज स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के साथ शुरू होती है रिसर्च, और खत्म कहां पर होगी? उसके सॉल्यूशन पर, जब हमें उस चीज का सॉल्यूशन मिलेगा। अब रिसर्च से, प्रॉब्लम से हमें कहाँ जाना है? सॉल्यूशन पर। अब इस सॉल्यूशन पर जाने के लिए हमारे द्वारा, यानी कि एक रिसर्चर के द्वारा, बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं। राइट, रिसर्चर के द्वारा क्या लिए जाते हैं? बहुत ज्यादा या फिर बहुत सारे स्टेप्स लिए जाएंगे। उसमें जैसे कि पहला स्टेप रहेगा हमारे पास लिटरेचर रिव्यू करने का। क्या करने का? लिटरेचर को रिव्यू करने का। अब ये लिटरेचर रिव्यू करना क्या होता है? वहां से लेकर हाइपोथेसिस बनाना। राइट, एक स्टेप हमारे पास रहता है हाइपोथेसिस बनाना। राइट, हाइपोथेसिस जनरली हम जो पढ़ते हैं वो दो टाइप की होती है। एक हमारे पास होती है नल हाइपोथेसिस, और एक हमारे पास होती है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, वहां से लेके सॉल्यूशन तक पहुंचना। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वेरिएबल्स का। वेरिएबल का मतलब क्या है कि जब भी किसी भी टॉपिक के बारे में हम लोग रिसर्च करेंगे, जब भी किसी टॉपिक के बारे में हमारे द्वारा रिसर्च की जाएगी, तो वहां पर हम दो वेरिएबल्स के बीच में ही रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। रिसर्च के अंदर जनरली वेरिएबल्स के बीच में रिलेशंस को देखा जाता है, यानी कॉज और इफेक्ट को समझा जाता है। ध्यान से समझिएगा, जब रिसर्च की बात होगी तो रिसर्च के अंदर हम कॉज और उसके इफेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि कारण क्या है
और उसका प्रभाव क्या है किसी चीज के ऊपर, अगर कारण क्या रहेगा और प्रभाव क्या रहेगा, उसी को समझने की कोशिश करेंगे। जनरली अगर मैं रिसर्च के अंदर बात करूं तो रिसर्च के अंदर हमारे पास 4 तरह के वेरिएबल्स होते हैं। कितने तरह के वेरिएबल्स होते हैं सर? 4 तरह के वेरिएबल्स होते हैं। एक हमारे पास होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल। एक हमारे पास रहता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद एक हमारे पास आता है इंटरवीनिंग वेरिएबल। इंटरवीनिंग वेरिएबल, एक हमारे पास है इंटरवीनिंग वेरिएबल, और एक हमारे पास होता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो 4 तरह के वेरिएबल हमारे पास है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंटरवीनिंग एंड एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो जब मैं रिसर्च की बात करूंगा तो रिसर्च के अंदर जनरली जो रिलेशनशिप देखा जाता है वो इन 2 वेरिएबल के बीच में देखा जाता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। सर इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के साथ समझाइए। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरवीनिंग वेरिएबल और एक्सट्रेनियस वेरिएबल के बीच में डिफरेंस क्या है और ये क्या होते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जब भी रिसर्च की जाती है तो रिसर्च के अंदर देखा जाता है कॉज और उसका इफेक्ट। तो हमेशा रिसर्च के अंदर बात की जाती है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं और वो टॉपिक क्या है, राइट? जैसे कि एक टॉपिक है हमारे पास, स्मोकिंग कॉजेस कैंसर। अगर ये टॉपिक है, इसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूं कि अगर स्मोक करने की वजह से कैंसर होता है तो वो क्यों होता है, या फिर मैं इसके ऊपर समझने की कोशिश कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ कि स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, स्मोकिंग की वजह से कैंसर होता है। अब वो कैंसर क्यों होता है उसको समझिएगा। अगर मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ कि स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, तो अगर मैं स्मोकिंग की बात करता हूँ और कैंसर की बात करता हूँ तो स्मोकिंग की वजह से, स्मोकिंग करने की वजह से क्या होगा? कैंसर होगा। तो स्मोकिंग कैसा वेरिएबल है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि भाई इसके होने की वजह से हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा कैंसर। तो ये कॉज है इस चीज का और ये इफेक्ट है स्मोकिंग करने का। तो स्मोकिंग हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वहीं पर कैंसर जो है वो कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। वहीं पर एक तीसरा वेरिएबल हमारे पास आएगा जिसे बोला जाएगा इंटरवेनिंग वेरिएबल। वो इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या करेगा? इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशंस को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा, उस कारण को समझाने की कोशिश करेगा जिस कारण की वजह से कैंसर होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो स्मोकिंग करेंगे तो उससे क्या होगा? कैंसर होगा। ये तो क्या है हमारी, राइट? दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जब हमने स्मोकिंग करी तो स्मोकिंग करने की वजह से क्या हुआ, समझना। स्मोकिंग करने की वजह से अगर आपको इसको समझाया जाए तो हमारी स्मोकिंग करने की वजह से सर क्या होता है? हमारी लंग्स खराब हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि लंग्स के अंदर जितने भी हमारे टिश्यूज हैं या फिर सेल्स हैं वो क्या कर जाएंगे? कोलैप्स कर जाएंगे। दे विल कोलैप्स। और उसके कोलैप्स होने की वजह से क्या होगा? हमें एक राइट दिक्कत हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा और उसकी वजह से हमारी डेथ हो जाएगी। तो इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या करेगा? ये दोनों वेरिएबल्स को, डिपेंडेंट वेरिएबल को और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को क्या करेगा? एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की कोशिश करेगा। यानी कॉज और इफेक्ट के बीच के रिलेशन को समझाने की कोशिश करता है हमारा इंटरवेनिंग वेरिएबल। थर्ड हमारे पास होता है एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सट्रेनियस वेरिएबल की अगर मैं बात करता हूं तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या हो गया? इसके अंदर आ जाएंगे सारे के सारे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स।
इसके अंदर हमारे आते हैं सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स। जैसे कि सबसे बड़ा एक एक्सटर्नल फैक्टर हमारे पास हो सकता है इन्वायरमेंट। कौन सा हो सकता है? इन्वायरमेंट। अब जैसे कि साइंस के अंदर हम लोग रिसर्च करते हैं, साइंस के अंदर जब हम रिसर्च करते हैं, और साइंस के अंदर भी कहाँ रिसर्च करते हैं? केमिस्ट्री के अंदर, फॉर एन एग्जांपल। तो केमिस्ट्री के अंदर जब भी रिसर्च की जाती है तो रिसर्च की जाती है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर, या फिर डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट सिनेरियोज के ऊपर हम लोग रिसर्च करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि अगर आप केमिस्ट्री के अंदर जनरली बात की जाती है रिएक्शंस की। किसकी बात की जाती है? रिएक्शंस की बात की जाती है। तो जब आप इसको स्टडी करते हैं तो एक बार आप रूम टेम्परेचर पर स्टडी करते हैं, फिर मान लो कुछ एक स्पेसिफिक कंडीशन, जैसे कि आपने बोला 0 डिग्री सेल्सियस पर आपने कंप्यूट करने की कोशिश करी कि उस रिएक्शन का क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा। फिर आपने जैसे कि -15 डिग्री सेल्सियस पर देखने की कोशिश करी। तो डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशंस के ऊपर जब आप रिसर्च करेंगे तो उसकी वजह से जो आपका, मैंने बताया, कॉज और इफेक्ट है, उसके ऊपर चेंजेस देखने को मिलेगा। तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स या फिर एक्सटर्नल वेरिएबल्स है, उन वेरिएबल्स की वजह से आपके कॉज और इफेक्ट के ऊपर जो रिलेशन पड़ता है उसको बोला जाता है, उसको समझा जाता है एक्सटर्नल वेरिएबल्स के अंदर, उसको जाना जाता है एक्सटर्नल वेरिएबल्स के अंदर। चलिए, ये समझाना जरूरी इसलिए था ताकि अब जो मैं आपको बताऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च के अंदर जब हम हर एक पॉइंट को बहुत ज्यादा डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे तो वहां पर ये पॉइंट आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। आपको समझ पाएंगे कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर वेरिएबल्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च की, अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च की बात करता हूं तो सबसे पहली विशेषता रिसर्च की क्या होती है? दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। सबसे पहले बात की जाए तो वो क्या है? हमारे पास ऑब्जेक्टिविटी है, राइट। कहने का मतलब क्या है कि आपकी जो भी रिसर्च हो, राइट, उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। यानी कि रिसर्चर जब भी रिसर्च करे, whenever a researcher will start doing research, जब भी एक रिसर्चर के द्वारा रिसर्च की जाए तो उसको यह पता हो कि वो रिसर्च कर रहा है तो वो किस सॉल्यूशन को वहां से डिराइव करना चाहता है, या फिर प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन वो निकालना चाहता है, वो उसको पहले से ही पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी के अंदर एक बात और की जाती है, दैट इज रिलेटेड टू बायसनेस। आपकी रिसर्च के अंदर बायसनेस नहीं होनी चाहिए, कि जब भी एक रिसर्चर के द्वारा रिसर्च की जाए, दैट शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ बायसनेस इन्वॉल्व इन दिस। इतना समझ पाए या नहीं समझ पाए आप लोग? तो अब बायसनेस किस किस की वजह से आ सकती है? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिन रीजंस की वजह से आपको रिसर्च के अंदर बायसनेस देखने को मिल सकती है। जैसे कि एक हो सकता है, राइट, एटीट्यूड ऑफ द रिसर्चर। एक रिसर्चर का एटीट्यूड, कि रिसर्चर जब रिसर्च कर रहा है वो किस ऑब्जेक्टिव के साथ रिसर्च कर रहा है, उसका एटीट्यूड क्या है उस रिसर्च के प्रति, उसकी वजह से बायसनेस आ सकती है। बिहेवियर की वजह से आ सकती है, बिहेवियर ऑफ द रिसर्चर। और थर्ड हमारे पास एक हो सकता है कल्चर, कल्चरल रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्चर। तो इन कारणवश हमको क्या देखने को मिल सकती है? बायसनेस एक रिसर्च के अंदर देखने को मिल सकती है, राइट। अब ऑब्जेक्टिविटी किसी चीज की सिद्ध करनी है तो उसके लिए हमारे पास क्या है? जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, वी हैव प्रोसीजरल सेफगार्ड्स। अब इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि जब भी एक रिसर्चर रिसर्च करे,
whenever a researcher is trying to do a research, जब भी एक रिसर्चर के द्वारा रिसर्च की जाए तो वो अपनी रिसर्च को स्टेप बाय स्टेप वे में करें। रिसर्च शुड बी डन इन अ स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट, यानी कि पहले से क्लियर होना चाहिए रिसर्चर को कि किन किन स्टेप्स के थ्रू वो रिसर्च करेगा। पहले सबसे पहला उसका काम क्या रहेगा कि अगर मान लो मुझे रिसर्च करनी है तो मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मैं रिसर्च किस तरह से अपनी रिसर्च को सॉल्यूशन तक लेके जाऊंगा। कहने का मतलब अगर मुझे रिसर्च करनी है तो सबसे पहला काम रिसर्च करने के अंदर रहता है लिटरेचर रिव्यू करने का। लिटरेचर रिव्यू करने का मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है इसका कि भाई जिन्होंने भी इस टॉपिक के ऊपर पहले पास्ट में काम किया हुआ है उनके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को एक बेस मानते हुए मैं अपनी रिसर्च को आगे लेके चलूं। तो यहां पर संभवतः दो सॉल्यूशंस होंगे या फिर दो चीजें आपको देखने को मिलेगी। वो दो चीजें क्या रहेंगी? या तो जो भी लिटरेचर रिव्यू आप करेंगे, जिस भी लिटरेचर का आप रिव्यू करेंगे, वहां से जो भी आपको कंक्लूजन मिलेगा या तो आप उस कंक्लूजन से सेटिस्फाई हो जाएंगे या तो उस कंक्लूजन से आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। अगर आप कंक्लूजन, यानी कि जिस भी, मैंने आपको बताया है कि रिसर्च हमेशा प्रॉब्लम से शुरू होती है और सॉल्यूशन पर जाकर खत्म हो जाती है। तो जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का या तो मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा जब मैं लिटरेचर रिव्यू करूंगा, या तो मुझे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर मुझे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया तो मेरी रिसर्च वहीं पर ही खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर सॉल्यूशन नहीं मिला तो मैं अपनी रिसर्च को आगे लेके जाऊंगा, कैरी फॉरवर्ड करूंगा। और जब मैं उसे कैरी फॉरवर्ड करूंगा तो मुझे ये पहले से पता होना चाहिए कि मुझे किन किन स्टेप्स के थ्रू अपने पूरी की पूरी रिसर्च को लेकर जाना है। दैट व्हाट आर द स्टेप्स दैट नीड टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू मेक द रिसर्च कंप्लीट। समझ पाए आप लोग इतनी बात या नहीं समझ पाए? दूसरी बात इसके अंदर यह है कि अगर आपकी रिसर्च के बेसिस पर, अगर आप लोगों की रिसर्च के बेसिस पर फ्यूचर में अगर कोई रिसर्चर रिसर्च करने की कोशिश करता है तो उसको भी उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। ही शुड बी इन ए पोजीशन टू गेट द बेनिफिट ऑफ दैट। उसको उस रिसर्च करने में मदद मिले, उस पर्सपेक्टिव के साथ भी रिसर्च को किया जाता है। सेकंड अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड वी हैव स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन? अगर मैं स्टैंडर्डाइजेशन को आपको समझाने की कोशिश करता हूं, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है जब भी आप रिसर्च करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट काम और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप रिसर्च के अंदर अगर रहेगा तो दैट विल बी कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा का कलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट काम रहेगा। तो जनरली रिसर्चर के पास डाटा को कलेक्ट करने के दो सोर्स होते हैं। एक रिसर्चर के पास रहता है प्राइमरी सोर्स, एक रिसर्चर के पास है प्राइमरी सोर्स और एक रिसर्चर के पास है सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स, अगर मैं प्राइमरी सोर्स की बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट प्राइमरी सोर्स, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा इज द मोर ऑथेंटिक सोर्स ऑफ डाटा। ये ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स रहेगा डाटा कलेक्शन का। अगर मैं डाटा के कलेक्शन की बात करता हूं तो डाटा कलेक्शन का ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा रहेगा, क्योंकि प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा को जनरली फर्स्ट हैंड डाटा भी बोला जाता है। फर्स्ट हैंड डाटा भी बोला जाता है। वहीं पर अगर मैं सेकेंडरी डाटा की बात करता हूं तो सेकेंडरी डाटा एक सेकंड हैंड डाटा है। अब ये प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या होता है सर, थोड़ा सा बताइए। सपोज करिए अगर मैं किसी चीज के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं, किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं, तो मेरे पास दो ऑप्शन है डाटा को कलेक्ट करने के। मान लो मैं इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं, राइट। टॉपिक है इंपैक्ट ऑफ अर्ली मैरिजेस ऑन वुमेन्स एजुकेशन। मैंने इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करता हूं, इंपैक्ट ऑफ
अर्ली मैरिजेस ऑन वुमेन्स एजुकेशन, राइट। अगर किन्हीं वुमेन्स की पहले शादी हो गई है, उस शादी होने की वजह से उनकी एजुकेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा। तो यहां पर देखिए वही बात, कॉज एंड इफेक्ट, बात दो ही है, कॉज एंड इफेक्ट, उस कारण और उसका प्रभाव, कारण क्या रहा और प्रभाव क्या रहा उसका। तो कारण क्या है कि भैया पहले शादी हो गई, तो उसका इफेक्ट क्या बना, उसकी एजुकेशन नहीं हो पाई। तो यहां पर वेरिएबल कितने हैं, अगेन दो वेरिएबल, कौन कौन से, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब पहले शादी होना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका इंपैक्ट पड़ रहा है उनके एजुकेशन के ऊपर, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। यहां पर कहानी सिर्फ इतनी सी है। अब अगर मान लो मैं इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर दो चीजें आएंगी, एक आएगा हमारे पास पॉपुलेशन, एक हमारे पास आता है पॉपुलेशन, और दूसरा हमारे पास आता है एक कॉन्सेप्ट हम इसके अंदर पढ़ते हैं, दैट इज सैंपल, दैट इज सैंपल। अब ध्यान से समझना, पॉपुलेशन का मतलब क्या है। तो मैंने जैसे कि इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करी कि इंपैक्ट ऑफ अर्ली मैरिजेस ऑन वुमेन्स एजुकेशन, इस टॉपिक के ऊपर अगर मैं रिसर्च कर रहा हूं, तो जितनी भी महिलाएं जिनके साथ एजुकेशन की समस्या रही पहले शादी होने की वजह से, वो मेरी सारी की सारी क्या बन जाएगी, पॉपुलेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, पॉपुलेशन बन जाएगी। क्यों पॉपुलेशन बन जाएगी, क्योंकि मेरी सारी की सारी रिसर्च जो रहेगी वो उन्हीं से ही ओरिएंटेड रहेगी, दैट विल बी टोटली ओरिएंटेड विद देम, वो उन्हीं के संदर्भ में चलेगी। तो हर वो वुमेन जिनके साथ ये समस्या रही, वो सारी की सारी मेरी क्या होगी, पॉपुलेशन होगी, राइट। तो अब जब वो सारी की सारी पॉपुलेशन है मेरी, तो मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं। अब उनसे रिलेटेड मुझे क्या करना पड़ेगा, डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि किनके साथ ये समस्या रही, तो उससे रिलेटेड डाटा को मुझे क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। तो जब मैं डाटा को कलेक्ट करूंगा तो दो चीजें आपको देखने को मिलेगी। मेरे पास दो सोर्स है डाटा को कलेक्ट करने के। सबसे पहला सोर्स तो ये है कि भाई मैं इंडिविजुअली खुद जाऊं और डाटा को कलेक्ट करूं। अगर मैं खुद जाकर डाटा को कलेक्ट करूंगा तो वो ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन रहेगा, क्योंकि मैं वहां पर जाकर पॉपुलेशन के जो एलिमेंट है उसे बोला जाता है पैरामीटर। द एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन एज पैरामीटर। और वहीं पर सैंपलिंग के अंदर जो दूसरी प्रोसेस है वो सैंपलिंग है, उसमें बोला जाता है उसे सैंपल। तो जब मैं उनसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करूंगा, व्हेन आई विल कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम, तो वहां पर जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी वो ज्यादा ऑथेंटिक रहेगी, ज्यादा क्लियर रहेगी। क्यों क्लियर रहेगी, क्यों ऑथेंटिक रहेगी, क्योंकि यहां पर रिसर्चर वन ऑन वन जाकर इंटरेक्शन करेगा किसके साथ में, जिनके ऊपर वो रिसर्च कर रहा है। तो वो डाटा जो रहेगा ऑथेंटिक रहेगा, इसलिए वो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन है। वहीं पर सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन का मतलब क्या है कि कहीं पर कुछ पब्लिशिंग थी, उन पब्लिशिंग के बेसिस पर मैंने डाटा को कलेक्ट किया और उसके बेसिस पर कंक्लूजन पर पहुंच गया। यहां पर थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी की दिक्कत आ जाती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो सेकंड पर्सन ने डाटा को कलेक्ट किया है वो आपके पर्सपेक्टिव से मैच करता हो कि आप किस पर्सपेक्टिव से रिसर्च कर रहे हैं। इसलिए अगर संभवतः एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा सोर्स ऑफ डाटा सबसे ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स ऑफ डाटा होता है, तो वो हमारे पास प्राइमरी डाटा रहता है। कौन सा डाटा रहता है, प्राइमरी डाटा रहता है। समझ पा रहे हैं आप इतनी बात, ठीक है। अब देखिएगा स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है। स्टैंडर्डाइजेशन का सिंपल सा मतलब है कि रिसर्चर को यूनिफॉर्म रहना है, रिसर्चर शुड बी यूनिफॉर्म। एक तो यूनिफॉर्म रहना है और दूसरा कंसिस्टेंट रहना है। कब, डाटा कलेक्शन करते टाइम पर। जनरली जो डाटा को कलेक्ट किया जाता है, डाटा का कलेक्शन भी फेजेस के अंदर किया जाता है। जैसे कि रिसर्चर डाटा के कलेक्शन को फेजेस में बांट देता है। वो बोलता है जैसे कि फेज 1 के अंदर मुझे इतना डाटा, इस तरह से डाटा को कलेक्ट करना है, फेज 2 के अंदर मैं इस तरह से डाटा को कलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो यहां पर डाटा का कलेक्शन जो रहेगा वो फेजेस के अंदर रहे, यूनिफॉर्म रहे, कंसिस्टेंट रहे, उसके बारे में बात इसके अंदर जनरली की जाती है। आई होप आप सब ये समझ पा रहे होंगे।
थर्ड, अगर मैं बात करता हूं तो आपकी रिसर्च के अंदर बायसनेस नहीं होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी बायसनेस इन योर रिसर्च। बायसनेस का मतलब क्या है? अब देखो, जब भी रिसर्चर रिसर्च करेगा तो वो किसी प्रॉब्लम को जब डिफाइन करेगा तो उसके सॉल्यूशन को जब खोजने की कोशिश करेगा तो रिसर्चर के माइंड में हो सकता है कि उस सॉल्यूशन से रिलेटेड पहले से ही चीजें डिफाइंड हो कि भाई मैं इस रिसर्च के माध्यम से ये चीज प्रूव करना चाहता हूं। तो जब भी एक रिसर्चर के द्वारा इस तरह की चीजें की जाएगी तो डेफिनेट सी बात है कि भाई वो पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं बायस हो सकता है, बायसनेस शो हो कर सकता है, राइट। अगर बायसनेस की बात करता हूं तो बायसनेस किन किन फैक्टर्स की वजह से प्रभावित हो सकती है? तो उसके बेटा या तो हमारे पास इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं, या तो हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, या तो हमारे पास इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं, या तो हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, राइट। या तो हमारे पास एक टाइप का बायसनेस और आता है जिसको बोला जाता है प्लेसिबो बायस। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछता है। इंटरनल फैक्टर अगेन जो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? दैट विल टोटली डिपेंड अपॉन द रिसर्चर्स एटीट्यूड बिहेवियर, राइट। रिसर्चर के एटीट्यूड और बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करेंगे आपके इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल बायसनेस। एक्सटर्नल फैक्टर कौन से होंगे? जो आउटसाइड फैक्टर्स रहेंगे, जो बाहर वालों की साइड से इंपैक्ट करेंगे एक रिसर्च को, और उसकी वजह से रिसर्च के अंदर देखने को मिल सकती है बायसनेस। तीसरा है प्लेसिबो बायसनेस, यानी कि इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए। जब मैं इमीडिएट सॉल्यूशन के बेसिस पर, प्लेसिबो जैसे जनरली साइंस के अंदर वर्ड यूज किया जाता है, राइट। सपोज करो अगर मैं किसी पिल को कंज्यूम करता हूं और उससे मुझे इमीडिएट बेसिस पर इंपैक्ट देखने मिलता है, उसका मुझे बेनिफिट देखने को मिलता है, तो आई कैन से दैट इट इज बेसिकली गुड फॉर मी। तो वहीं पर अगर रिसर्चर को इमीडिएट सॉल्यूशन देना है तो उस सॉल्यूशन के बेसिस पर वो क्या करते हैं? इमीडिएट सॉल्यूशन मिल रहा है, उसके बेसिस पर वो अपने रिसर्च को क्या करते हैं? सही सिद्ध कर दे, तो उसको भी बोला जाता है प्लेसिबो बायसनेस। क्या बोल दिया जाएगा उसे? प्लेसिबो बायसनेस बोल दिया जाएगा, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपकी रिसर्च जो है वो रिलायबल होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए आपकी रिसर्च के अंदर। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? भरोसेमंद होनी चाहिए, भरोसा किया जा सकता हो। यानी कि जब भी आप रिसर्च करें, राइट, तो उस रिसर्च को अगर कोई सेकंड रिसर्चर, अगर कोई और पर्सन या फिर एक सेकंड पर्सन जो कि उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहा है, वो उस टॉपिक के ऊपर अगर रिसर्च करता है तो वो उसके ऊपर क्या कर सके? भरोसा कर सके, राइट। उस रिसर्च के ऊपर क्या कर सके? भरोसा कर सके कि ये जो रिसर्च की गई है या फिर जिस भी रिसर्च के बारे में बात की जा रही है वो विश्वसनीय है, उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। तो ये विशेषता होनी चाहिए आपकी रिसर्च के अंदर। इसके बाद हमारे पास आता है वैलिडिटी। वैलिडिटी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, वैलिडिटी। वैलिडिटी बेसिकली डिफाइन करती है क्या? राइट, इट बेसिकली डिफाइन, राइट, बाय आंसरिंग अ क्वेश्चंस दैट व्हाट आर द मेजर्स, राइट, व्हाट आर द मेजर्स दैट आर टेकन बाय द रिसर्चर। रिसर्चर के द्वारा कौन कौन से मेजर्स लिए गए, राइट। ये जो क्या है इसके अंदर आएंगे मेजर्स दैट आर टेकन बाय रिसर्चर, दैट आर टेकन बाय रिसर्चर in order to prove his research। अपनी रिसर्च को प्रूव करने के लिए उसके द्वारा लिए गए मेजर्स क्या कहलाएंगे? उसकी वैलिडिटी कहलाएंगे। दैट विल बी कॉल्ड एज द वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च। उसको रिसर्च की वैलिडिटी बोला जाएगा, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे टाइप की वैलिडिटीज आती हैं, जैसे कि फेस वैलिडिटी है, कंटेंट वैलिडिटी है, क्राइटेरिया वैलिडिटी है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है। अलग अलग टाइप की वैलिडिटी इसके अंदर आती है, राइट। उसके बाद अगर बात करें तो आपकी जो रिसर्च है वो एक्यूरेट होनी चाहिए सर, एक्यूरेसी होनी चाहिए। अब आपकी रिसर्च के अंदर
एक्यूरेसी कब होगी? जब उसमें एरर्स कम होंगे। आपकी रिसर्च के अंदर जितने कम एरर्स होंगे उतनी ज्यादा आपकी रिसर्च एक्यूरेट होगी। जनरली अगर मैं एरर्स की बात करता हूं तो एक हमारे पास जैसे कि अल्फा एरर्स होते हैं और दूसरा हमारे पास एक होता है बीटा एरर्स, और अल्फा और बीटा टाइप के एरर्स की बात जनरली इसके अंदर की जाती है, राइट। तो जितने कम आपके रिसर्च के अंदर एरर्स होंगे, जितना रिसर्च में कम एरर्स होंगे उतने ज्यादा ही आपकी रिसर्च के अंदर एक्यूरेसी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। लेस एरर्स बेसिकली मीन्स मोर एक्यूरेसी। तो एक विशेषता रिसर्च के अंदर यह भी है कि आपकी रिसर्च जो होनी चाहिए वो एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च। ये बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स रिसर्च के अंदर है वो मैंने आपको बताए। आशा करता हूं आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आप समझ पाते हैं कॉन्सेप्ट को, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और साथ ही साथ में अगर आप NT/NET की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि रेगुलर बैचेस में या फिर वीकेंड बैचेस में अपने आप को एनरोल करना, तो दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।